चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनेताओं के बीच जंग तेज होती नजर आती है। इसमें सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है, जिसमें आरजेडी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तो जेडीयू की तरफ से भी देखिए आरजेडी पर पलटवार किया गया है। सबसे पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर किस तरह से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा दे दिया। सियासी लड़ाई देखिए पोस्टर वार तक पहुंच चुकी है और इसीलिए एक दूसरे पर इसी पोस्टर के जरिए वार किया जा रहा है, जिसका पलटवार भी बहुत जल्द नजर आता है, जिसमें आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही आरजेडी को करारा जवाब दिया गया। जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्टर को राजनीतिक द्वेष, हताशा और फूहड़ भाषा का प्रदर्शन बताया और विरोध के नशे में ये लोग अब आम लोगों की आस्था पर भी ओछी टिप्पणी करने लगे हैं, जो विकृत मानसिकता का परिचय देती है। और ऐसे में जेडीयू ने भगवान झूलेलाल से आरजेडी को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना तक कर दी। तो भगवान झूलेलाल पर आरजेडी के इस पोस्टर के बाद से बिहार में सियासत जो है इस पर जमकर हो रही है। आरजेडी के इस पोस्टर के बाद देखिए जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी के आचरण पर सवाल उठाया है, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने विकास पर सवाल खड़े कर सरकार को घेरने का प्रयास किया। आज पुनः राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर जिस प्रकार से झूलेलाल के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इनका आचरण ही हो गया है हमारे लोक देवी देवता के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करना। नीतीश जी के सुशासन में कितना विकास का काम हुआ है, वह राजद को नहीं सूझता तो इसमें उसका नेत्र दोष ही जाना जाएगा। फिर भी सत्यों की मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए। किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाले पोस्टर को बिहारवासी कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये जेडीयू वाले ज्ञान ना दें जिन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिनको बिहार ने पूरा 20 वर्षों तक मौका दिया। बिहार की आज क्या दुर्दशा है, एक इंजन अपराध की ओर, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार की ओर। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, हर मानक में फिसड्डी है, निचले पादान पर है, नीचे से टॉप कर रहा है। ये क्या बात करेंगे। संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जावत हैं, यही हाल जेडीयू का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते वो भी जनता से विमुख हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है कि सत्ता में बैठो और मलाई खाओ, जनता के सरोकार से, उनकी जन कल्याणकारी से कुछ योजना से कुछ लेना देना नहीं है। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला किया है। मनोज झा ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो है गिरिराज सिंह, क्योंकि पाकिस्तान एकांगी सोच है और गिरिराज सिंह की सोच भी एकांगी ही है। और ऐसे में वो सबसे बड़े पोषक हैं पाकिस्तान के, जिसकी सोच एकांगी है, वो पाकिस्तानी है। तो गिरिराज सिंह को लेकर एक बार फिर से बड़ा हमला करते हुए और सीधे तौर पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान एकांगी सोच रखता है और गिरिराज सिंह भी उसी सोच के पोषक हैं और इसीलिए एक जैसे ही स्वभाव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी हैं। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच, एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर
मोहब्बत 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 कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरजेडी सांसद मनोज झा के इस हमले पर बीजेपी और जेडीयू ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ कहा है। राजद के माननीय सांसद के द्वारा केंद्रीय मंत्री पर पाकिस्तानी होने की बात कहना वह व्यंग है या राजनीतिक अपमान की भाषा है वो जाने, लेकिन वैसे लोगों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको देश के संविधान पर भरोसा है वह हिंदुस्तान का नागरिक है। वैचारिक सोच उसका अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम वह घिनौना रूप नहीं हो सकता है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और समाज के अंदर में तनाव की भाषा बोल करके आप राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लीजिए, सामाजिक न्याय का नाम लीजिए, संपत्ति सृजन करिए, तो राजनीति के फर्जीवाड़े की जमात में काम करने वाला व्यक्ति किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे सकता है। यह तो नौमा आश्चर्य। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और उनके जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये एक तथ्य है। मनोज झा जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उससे पहले उन्हें इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। गिरिराज सिंह जी शुद्ध रूप से सनातनी और हिंदुस्तान भारत के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। तो मनोज झा के बयान पर देखिए, राजनीतिक वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने इस पर करारा तंज कसा और सीधे तौर पर कहा कि देखिए जिनकी सोच ऐसी है उनके लोग ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दूसरे पर आरोप लगाना बेहद आसान है। चिराग पासवान को लेकर बिहार में सियासत देखिए इस वक्त गर्म हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने पटना में चाचा को है इस भतीजे पर भरोसे वाला पोस्टर लगाया। अब इसी पोस्टर पर सियासी बयानबाजी इस वक्त बेहद तेज है। तो हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। इस पोस्टर के साथ वो तस्वीर देखिए साझा की गई जिसमें चिराग पासवान कल पहुंचे थे अरुण भारती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने। मुलाकात की इन तस्वीरों के सामने आने के साथ इस पर बहुत सारे इन तस्वीरों के मायने निकाले जाने लगे कि भाई मुलाकात हुई, जब बात हुई तो अपने लिए क्या सियासी कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर चिराग पासवान की मुलाकात होती है क्या। और इसी पोस्टर पर अब देखिए सियासी बयानबाजी किस तरीके से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जो सवाल महागठबंधन पर खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जवाब दें कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने की बात भी हुई है। एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है। देखिए, बिहार में एनडीए परिवार पूरा एकजुट है और समस्त एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय चिराग पासवान जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से होंगे। देखिए, श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाता है और नेता को चाहता है कि ऊंचे मकाम पर रहें, यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है
कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा। चिराग पासवान जी की तरह पांडव को भी अपने चाचा धृतराष्ट्र से यही उम्मीद था कि चाचा कम से कम 5 गांव तो दे ही देंगे, लेकिन चाचा के सत्ता के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह पांडव को युद्ध करने पे मजबूर कर दिया। अंततः कौरव का नाश हुआ, लेकिन सत्ता नहीं दिए। वही चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, उनके समर्थकों को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में इस वक्त घूम रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दे दिया है, जिस पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से क्या बात हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के सवाल पर कुशवाहा ने जरूर कहा कि उनकी अपनी पार्टी है और इस तरह का फैसला भी वो स्वयं ही लेंगे, लेकिन एनडीए में आज की तारीख में कोई खटपट किसी भी सहयोगी दल के बीच नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं। का कोई राजनीतिक अर्थ निकालकर अगर कोई लगा रहा हो तो मुझको नहीं मालूम कि इस संदर्भ में क्या बात हुई नीतीश जी और चिराग जी के बीच में, लेकिन सामान्य तौर पे आशीर्वाद तो हर किसी को नीतीश जी भी देते हैं और हर कोई देता है, इसमें कोई आश्चर्य या अलग से देखने जैसी बात नहीं है। राजनीति के अर्थ में कोई आशीर्वाद उन्होंने दिया हो नहीं दिया हो इसकी मुझको कोई जानकारी नहीं, लेकिन सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि चिराग पासवान की तरफ से या उनके पार्टी के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये मांग की जा रही है पार्टी के लोगों की तरफ से। उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि जेडीयू से फिर से रिश्ते, पुराने जो रिश्ते तल्ख हो सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ना कहाँ से किनको नहीं लड़ना चिराग जी की अपनी पार्टी है, उनका डिसीजन होगा, लेकिन इस बात को लेकर के कोई मैसेज इस रूप में देना कि एनडीए में कोई खटपट है, मुझको लगता है कि आज की तारीख में तमाम एनडीए के घटक दलों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे किसी काम से, कोई हमारी बात से अगर यह मैसेज निकलने वाला हो कि इससे एनडीए के विभिन्न दलों के बीच में कुछ खटास जैसा मैसेज पब्लिक के बीच में जाने वाला है, तो हम लोगों को सचेत होना चाहिए। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी तैयारी कर ली है। सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें बाढ़ के हालात से निपटने की व्यापक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम ने किसी भी हालात से निपटने की तैयारी को लेकर जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी विभागों के जितने भी सीएस हैं उनको अपनी अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को वो नजर आए और सुखाड़ के हालात से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री ने तैयारी का जो निर्देश दिया उसे अब ग्राउंड पर उतारने की टास्क के साथ ये सभी रवाना हुए हैं। जरूरी संसाधन क्या होने चाहिए जो वक्त से पहले एकत्रित कर लिए जाएं, उसे बताया गया। संबंधित विभाग और अधिकारी पहले से इसके इंतजाम करें, इसके निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जो तैयारियां होती है उसकी मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आज समीक्षा की और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े हर विभाग या सुखाड़ की स्थिति से सामना करने से जुड़े सभी विभाग ने बाढ़ और सुखाड़ से पूर्व की तैयारी पूरी कर ली है और आगे किसी भी तरह के डिजास्टर जो कहते हैं आपदा की हालत से तैयार, मतलब उससे सामना करने के लिए, उससे जूझने के लिए बिहार सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम हफ्ते में 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 29 और 30 मई की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल होते आपको नजर आएंगे, जिस पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री की बिहार पर विशेष कृपा है और वे जब जब बिहार आते हैं कुछ न कुछ बिहार को सौगातें ही दी जाती है। हमेशा हम लोग देखते रहे हैं कि जब भी मौका मिलता है
प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी गए थे और 30 तारीख को फिर बिहार जाने वाले हैं। जब जब जाते हैं तो कुछ न कुछ सौगात बिहार को निश्चित रूप से देकर लौटते हैं। तो इस बार भी हम सब लोग इंतज़ार में हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार को बहुत कुछ देंगे, जिस तरह से पहले देते रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान हमारे राज्य पर रहता है। कल से सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों की राजधानियों में भेजा जाएगा और कुल मिलाकर 51 नेता इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को जितना विवाद खड़ा करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, वे राष्ट्रीय विषयों पर आप कीजिए, लेकिन उन विषयों पर नहीं जहां सारी दुनिया हमें देख रही हो। विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरीके से विवाद खड़ा करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि ही धूमिल होगी, खराब होगी। राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं उस पे कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? मोतिहारी में पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ आरजेडी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है। शंभू गुप्ता पूर्वी चंपारण में आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है और 1 करोड़ की अफीम के साथ इस शख्स को देखिए लाल घेरे में आप इसे देख पा रहे होंगे, इसे पकड़ा गया है। पुलिस ने इसके साथ 2 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मोतिहारी के कोटवा में कार्रवाई की गई और पुलिस का यह भी दावा है कि शंभू गुप्ता एक बड़ा अफीम माफिया है और नेपाल से अफीम की बड़ी खेप लाकर यूपी और दक्षिण बिहार के इलाकों में यह शख्स खपा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और तीनों को पकड़ा गया है। शंभू गुप्ता के साथियों में एक बांका और दूसरा यूपी का रहने वाला है। पुलिस अब इन तीनों तस्करों की कुंडली को खंगालने में जुटी है। गुप्ता पूर्व मुखिया पेशर चंद्रदेव साकी वार्ड नंबर 15 जितौरा थाना मधुबन जिला पूर्वी चंपारण। बराबर सामानों की सूची है 4 केजी अफीम, 55,000 रुपया तथा 4 मोबाइल फोन। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है। अफीम तस्करों के आरोप में गिरफ्तार आरजेडी नेता शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी पर जेडीयू ने पलटवार किया और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सीधे तेजस्वी यादव से सवाल किया। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर हमारा नेता पकड़ा गया है तो पुलिस और कानून उसे निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सजा दे। आरजेडी उन दलों में से नहीं है जो अपनों को बचाती है, लेकिन सरकार को भी शराबबंदी में चल रहे सिंडिकेट पर जवाब जरूर देना चाहिए। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, लगभग 1 करोड़ का अफीम जब्त किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल से इस व्यक्ति का ताल्लुक बताया जा रहा है। कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। राजद में ऐसे लोगों का बोलबाला है जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जो लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल रहें। ऐसे लोग राजद में संपोषित होते रहते हैं। अब तेजस्वी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि शराबबंदी के खिलाफ तो बोलते ही हैं, जो लोग नशे के सौदागर हैं उनको अपनी पार्टी में पनाह और पोषण क्यों देते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि जो कार्रवाई हो करो। मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं हैं कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता है वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गए। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराबबंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का बिहार के भागलपुर कनेक्शन के सामने आने के बाद खलबली मच गई है।
ज्योति 4 बार भागलपुर भी आ चुकी है और सुल्तानगंज के प्रसिद्ध बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के साथ ही भागलपुर स्टेशन का भी उसने वीडियो बनाया, अपने YouTube पर डाला। हालांकि अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने के आड़ में ज्योति के यहां आने का मकसद क्या था, अब इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो ज्योति का बिहार कनेक्शन इस वक्त जिसमें बताया जा रहा है कि अजगैबीनाथ मंदिर, यहां पर भी 4 बार वो बिहार आने के दौरान घूम चुकी है। यहां का वीडियो बनाकर इसने अपने YouTube पर डाला। साथ ही साथ भागलपुर स्टेशन का वीडियो बनाया जाता है, उसे अपने YouTube पर डाला गया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस मकसद से ये वीडियो बनाए गए, उसे YouTube पर डाला गया। और अब इसी लिहाज से, इस दृष्टिकोण से अब जांच भी तेज कर दी गई है, पड़ताल शुरू की गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली गद्दार ज्योति का भागलपुर कनेक्शन सामने आने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को इस वक्त बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार की गई है। वहीं पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जो है लगातार उससे पूछताछ कर रही है। 2023 में इसी अजगैबीनाथ मंदिर में ज्योति मल्होत्रा आई हुई थी भागलपुर स्टेशन, और यहाँ का वीडियो उसने अपने YouTube पर दिया था, लेकिन उसे फिर डिलीट कर दिया था। लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा यहाँ किस मकसद से आई थी और भागलपुर शहर में उसने कहां की रेकी की है, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में अजगैबीनाथ धाम मंदिर, कहलगांव में एनटीपीसी, विक्रमशिला सेतु और फिर महर्षि मेही आश्रम और स्टेशन, इन जगहों पर भी जाने की बात जो है अब कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर भी पुलिस लगातार जो है जांच में जुटी हुई है। ये पाकिस्तान कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा का जो है यहाँ आई थी, इससे जो हो सकता है कि उसका कहीं गलत मंशा से वो आई हो, और उस दृष्टि से पुलिस को जो है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। शासन उसके कार्य में लगा हुआ है और रही मठ मंदिरों का व्यवस्था तो चल रहा है। और हम डीएसपी साहब से कल बोले थे कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ थोड़ा कुछ 6 महीना से कम है, तो लोग बोले आवागमन हो रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था मंदिर की बढ़ा दी जाएगी। तो वहीं पुलिस भी जो है लगातार हर एक बिंदु पर जो है वरीय पुलिस अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब गद्दार ज्योति के भागलपुर कनेक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ज्योति के भागलपुर दौरे का आखिर मकसद क्या था। ज्योति ने भागलपुर में कहां पर रेकी की, क्योंकि जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई है कि ज्योति ने 1-2 बार नहीं 4 बार भागलपुर पहुंचकर रेकी भी की है, तो मकसद क्या है, इस पर अब तीखी प्रतिक्रिया का इंतजार। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। बिहार के 12 आईएएस का तबादला किया गया है। अलग अलग जिले के डीडीसी बनाए गए हैं। 36 बीएस जितने भी तमाम अधिकारियों की सूचना इस वक्त सामने आ रही है, उनके तबादले के तौर पर 36 एसडीओ और एसडीएम का तबादला इसमें शामिल है। कई डीटीसी का भी तबादला किया गया है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम बनाए गए हैं ये सभी। 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी इसमें शामिल है। राजीव रंजन को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है और ऐसे में अपराध ब्यूरो भेजा जाएगा। राकेश कुमार सिन्हा को पुलिस अधीक्षक निगरानी भेजा गया है। पंकज कुमार को पुलिस अधीक्षक बनाया गया और आर्थिक अपराध भेजा गया है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये एक रूटीन तबादला है या चुनाव से पहले इस तरह के तबादले हम लोगों ने कई बार देखे हैं? जी बिल्कुल, विभाग तबादलों की सूची पर आप ध्यान दें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर एसडीएम का तबादला किया गया है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले की राज्य सरकार की तरफ से तैयारी है। और आज तो तबादलों की सच पूछे तो झड़ी लग गई। पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 दर्जन अधिकारियों का तबादला किया गया, उसके बाद एसडीएम अफसर के 30 अधिक जो अफसर उनका तबादला किया गया, और अभी से थोड़ी देर पहले जो सूची जारी हुई है उसमें
जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। राजीव रंजन अब पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलाष ब्यूरो में भेजे गए हैं, जबकि राकेश कुमार सिन्हा जो लोकायुक्त कार्यालय में थे उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में भेजा गया है। पंकज कुमार जो है उनको अब पुलिस अधीक्षक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में भेजा गया है। इसके साथ ही अनंत कुमार राय अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक के बनाए गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए संजय, तो आज कहीं ना कहीं तबादलों वाला दिन रहा, जिसमें बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले शामिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।